और देखिए, यूक्रेन ने पहली बार रूस की धरती पर स्कैल्प मिसाइल से हमला किया। स्कैल्प फ्रांस की मिसाइल है और स्टॉर्म शैडो की तरह ये हवा से जमीन पर दागी जा सकती है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है, इसलिए इसे रूस के लिए अगली बड़ी चुनौती माना जा रहा है। यूक्रेन ने रूस के रोस्टोव में इस मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से भी हमला किया, लेकिन रूस ने यूक्रेन के 16 ड्रोन नष्ट कर दिए। रूस ने यूक्रेन के सभी ड्रोन हमले नाकाम भी कर दिए। दूसरी तरफ रूस के हमले जारी हैं और आपको बताया कि नेप्रोपेट्रोवस्क के क्रीवी रीह में रूसी मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरी और हमले में 25 से अधिक लोग जख्मी हो गए। क्रीवी रीह में रूस लगातार हमले कर रहा है। और एक और बड़ी खबर, इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। रूस यूक्रेन जंग के बीच ज़ेलेंस्की के लिए राहत की खबर आई है। जी हां, आईएमएफ ने यूक्रेन को फंडिंग की मंजूरी दे दी है। EFF समझौते की समीक्षा के बाद मंजूरी दी गई है। यूक्रेन को $1.1 बिलियन की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और यूक्रेन को नया आर्थिक पैकेज देगा अमेरिका। हथियार खरीदने के लिए मिलेगी आर्थिक मदद। बाइडेन के कार्यकाल का अंतिम पैकेज ये संभव है। और हमारे साथ AVM OP तिवारी जी मौजूद हैं, बाकी खास मेहमान भी हैं। तिवारी सर, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। ये जो एक तरह से पोजीशनिंग की जा रही है यूक्रेन को मदद करने की, ये तो हम देख रहे हैं। अब तो एक राहत की बात भी है कि IMF की तरफ से मंजूरी मिल गई है सहायता पैकेज की। लेकिन आपको लगता है कि पुतिन यहाँ पर शांत बैठेंगे? जिस तरह की जितनी भी शांति वार्ता की बात की जा रही थी, क्या उसकी कोई गुंजाइश बची भी है, या अब पूरी तरह से जब तक सफाया नहीं हो जाता, क्योंकि कीव पर टारगेट किया है पुतिन ने, तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे? निधि, देखिए, ये जो वॉर है, किसी तरह से इस वॉर में एक्चुअली एक नया डायमेंशन जुड़ गया है, वो ड्रोन्स का। ड्रोन्स को बनाने में ज़्यादा खर्च नहीं होता। जैसे ड्रोन्स अब यूक्रेन के पास रहेंगे, ये ड्रोन बनाते कहाँ पर है? फर्टिलाइज़र की जो जहाँ पर इनके फर्नीचर बनते हैं वही ड्रोन बनाते हैं। इनकी कैपेसिटी इतनी है कि हर महीने में एक कंपनी 20-20 ड्रोन बना सकती है। तो इस तरीके से यूक्रेन शांत बैठेगा, कब तक बैठेगा ये कहना तो बिल्कुल असंभव है। जहाँ तक इसे सपोर्ट का सवाल है, अमेरिका तो सपोर्ट पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन हम सोचें कि ट्रंप के आने के बाद से बिल्कुल ही 180 डिग्री टर्न हो जाए, इसकी भी प्रॉबिलिटी को मैं बहुत कम मानता हूँ। तो यूक्रेन को जिस तरीके से इन्होंने अभी लंबे रेंज के लिए जितनी वेपन्स दिए हैं फ्रांस ने, अमेरिका ने, यूक्रेन अभी कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर ले और रशिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। जहां तक देखिए रोस्टोव, जहां तक क्रुस्क में ये लोग उन्होंने कब्जा किया था, यूक्रेन ने कितना किया था? 30/40 किलोमीटर से about 1000 स्क्वायर फीट किया था, 1000 स्क्वायर किलोमीटर किया था। उसमें ये कुर्स ऐसी जगह थी जहां पर कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी जर्मनी को भी हार का सामना करना पड़ा था। तो जिस तरीके से रशिया ने इनको परेशान किया, जिस तरीके से रोक के रखा हुआ है, यूक्रेन की सेना को कुर्स तो अपने आप ही लौट के वापस आएगी। और जहां तक ये वॉर का सवाल है, जिस तरीके से ये ना कह रहे हैं और एट द सेम टाइम ये लोग सपोर्ट दिए जा रहे हैं, वेपन दे रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। ये लड़ाई जब तक सपोर्ट रहेंगे तब तक चलती रहेगी, या जैसे मिस्टिन साहब बता रहे हैं, यहाँ की लीडरशिप, यूक्रेन की लीडरशिप जब चेंज हो जाए और उनको समझ में आए कि इसमें अमेरिका का फायदा है, न रशिया का फायदा है, नुकसान खाली यूक्रेन का है, ये वॉर तभी रुकेगी जबकि लीडरशिप चाहेगी। ठीक है, बिल्कुल। और बहुत बड़ा नुकसान यूक्रेन को पहले ही हो चुका है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखे या फिर उसकी अपनी जमीन के लिहाज से देखे। और देखिए, यूक्रेन से रूसी गैस सप्लाई ठप होगी, ये भी एक खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के PM ने ऐलान किया है 1 जनवरी से यूक्रेन से होकर नहीं जाएगी रूसी गैस, और यूक्रेन से गुजरती है रूसी गैस पाइपलाइन, जिससे यूरोप के कई देशों को गैस सप्लाई होती है। तो ये एक अलग सी स्थिति है एनर्जी सप्लाई को लेकर। निनाद सर, आप क्या इसको एक वॉर स्ट्रैटेजी के तौर पे देखते? क्योंकि मुझे याद है कि युद्ध के शुरुआती दिनों में गैस पाइपलाइन को लेकर रूस हो, यूक्रेन हो, कई तरह से अपने अपने अप्रोच को बदलते रहे ताकि यूरोप के जो देश हैं उन पर दबाव कम या ज्यादा किया जा सके। अभी की सिचुएशन में आप इसे कैसे देखते हैं? यूक्रेन कह रहा है कि सप्लाई लाइन जो है वो रोक दी जाए। यूक्रेन अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। गजब की सर्दी है इस वक्त यूरोप में, और इस वक्त गैस सप्लाई कम करना यूरोप को हर्ट करेगा, रशिया को इतना हर्ट नहीं करेगा। पर इससे ज़्यादा बड़ी जो प्रश्न उठे हैं वो है कि ये वॉर अब कहाँ जा रहा है। इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। यहाँ पे खराब पहले होगा, उसके बाद ही अच्छा होगा। इस वक्त लड़ाई बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। और अगर आप देखें, स्टॉर्म शैडो, स्कैल्प टेक्नोलॉजी वर्सेस बूट्स ऑन द ग्राउंड, यूक्रेन के पास अमेरिकी हथियार हैं,
रशिया के पास दबदबा है, उनके पास सोल्जर्स हैं। और अगर डोनबास देखें तो वहाँ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि रशिया गेन कर रहा है। पिछले महीने उन्होंने 4 नए गांव गेन करे हैं, और जो ट्रेन लाइन जाती है जो सप्लाई करती है उसके ऊपर भी उनका दबदबा और प्रेशर बढ़ रहा है। देखिए, यूक्रेन बहुत अच्छा कर रहा है और लड़ाइयाँ जीत रहा है, पर वो जंग हार रहा है। बैटल्स जीत रहा है पर वॉर हार रहा है। और एक बात हमने साफ समझनी होगी कि अमेरिका के सपोर्ट के बिना यूक्रेन ये लड़ाई 15 से 20 दिन से ज़्यादा नहीं चला सकता। तो अब उनके पास 3 चॉइस हैं, या तो वो अपने आप लड़े और या कुछ यूरोपियन सिटी उनको सपोर्ट करे, या वो जो 20-22% रशियन स्पीकिंग टेरिटरी है। और आज पुतिन ने एक भाषण भी दिया कि रशियननेस खतरे में है। उन्होंने एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दिया है इस वॉर को अपने भाषण में आज, कि रशियननेस खतरे में। तो दूसरा विकल्प यह है कि जो रशियन टेरिटरी चली गई है, जो वैसे भी उनको अब लगता नहीं कि वो रीगेन कर पाएंगे, वो बदल दे और एक डीमिलिटराइज जोन बनाए। तीसरा विकल्प यह है कि फाइट टिल द एंड, कि हम अकेले लड़ेंगे। मेरे को लगता नहीं है कि इनमें से कोई भी विकल्प एक्सेप्ट सरेंडर और ऑन रशियन टर्म्स होगा।